हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। और जैसा आप सबको पता है हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर पर आने से पहले कुछ विशेष बातें, जैसा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप सबके पास पर्याप्त मात्रा में समय है, तो इस समय का आप सदुपयोग करिए। जो स्टूडेंट्स कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भर रखे हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो उनका एडमिट कार्ड वगैरह जारी होगा, तो इतनी तैयारी कर लीजिए कि जैसे ही एडमिट कार्ड आए आप जाके तुरंत पेपर दीजिए और इस पहले ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी ये दिली आकांक्षा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए पहले ही सिलेक्शन में। लेकिन इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, खूब सारा लेबर करना पड़ेगा। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं। आपको अच्छी चीज़ें उसमें से ढूंढना है, पढ़ना है। आप कुछ जीके वगैरह भी देख करके पढ़ते रहिए और बाकी अपनी क्लासेज लेते रहिए। आपके पास बुक्स हैं, बुक्स से मैटर ढूंढिए, गूगल से मैसेज ढूंढिए। तो आपको मैटर कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हैं, मान लीजिए कुछ कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा तो मिलेगा, और नहीं मिलता है कहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कॉल करिए, या जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा उसका फोटो खींचिए और भेज दीजिए हमको। हम आपको पर्सनली उसका आंसर दे देंगे, या फिर किसी एक आध वीडियो में उसको इंक्लूड भी कर लेंगे उस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं चाहूँगा कि आप सब अच्छे से तैयारी करिए। और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर वो वाकई में नौकरी लेना चाहते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी। आप लगे रहिए, लगिए, मेरे साथ लगे रहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ लगे रहिए। हाँ, ये होगा कि अभी मैं शुरुआत किया हूँ, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 6 महीने में लगभग मैं सारा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। लगे रहिए। आपको जॉब ही चाहिए तो जॉब मिलेगी। बस आप कुछ जीके जीएस देखते रहिए और उधर से जो है रीजनिंग वगैरह कुछ देखते रहिए। बाकी चीज़ें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होता है फिर मैं कंप्यूटर और जीके जीएस और रीजनिंग की भी जो क्लासेस हो पाएंगी वो भी लूँगा। तो एक कंप्लीट कोर्स प्रदान करूंगा और आपको सिलेक्शन मिलेगा। कोई चीज़ आपको ना समझ में आ रहा हो, आपके कैरियर से रिलेटेड कोई चीज़ें ना समझ में आ रही हो, तो आप बेझिझक हमारे नंबर पर कॉल करिए और मैं आपको बेहतरीन गाइडलाइन दूंगा, जितना मुझसे बेहतरीन बन पाएगा। तो चलिए, समय को ज़्यादा व्यर्थ नहीं गवाते हैं। डीसी जनरेटर पढ़ रहे हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में हम लोगों ने अभी तक डीसी शंट जनरेटर पढ़ लिया है। डीसी शंट जनरेटर में पिछले क्लास में एक न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। आज जो है एक न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, ये सॉल्व करेंगे। अगर समय रहेगा तो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल तो ही जाएंगे। साथ ही अगर समय बचा तो मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स, माने कि अभिलाक्षणिक वक्र जो बनता है शंट जनरेटर का, वो भी आपको बता दूं और इस वीडियो में शंट जनरेटर समाप्त हो जाए। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे कंपाउंड जनरेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए और वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको स्वयं से सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो मैं फिलहाल इसको आपको सॉल्व करवा रहा हूं। आंसर क्या है? किसी शंट जनरेटर का लोड रहित अवस्था में वोल्टेज 230 वोल्ट है और लोड सहित अवस्था में 220 वोल्ट है। माने विदाउट लोड 230 वोल्ट और विथ लोड 220 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब भी डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर से रिलेटेड कोई इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप तुरंत जो है डायग्राम बनाया करिए, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। हमने आर्मेचर खींच दिया, ये कार्बन ब्रश लगा दिया, यहां से 2 तार हमने निकाल दिया और यहां से ये फील्ड दे दिया हमने, फील्ड को से 2 तार निकाल दिया, फील्ड को आर्मेचर के साथ हमने ये जोड़ दिया पैरेलल में, तो ये बन गया मेरा शंट जनरेटर। इस फील्ड का नाम हमने रख दिया FSH, और ये जो पॉइंट होता है आपका, इसी को बोलते हैं हम टर्मिनल पॉइंट, VT। क्यों VT? अब इसके बाद आपको यहीं से 2 तार उठाना है, लोड को ले जाना है, तो 2 तार आप उठा लीजिए, यहां से लोड की तरफ बढ़ा दीजिए।
ये हमने बढ़ा दिया लोड। ये हमने लोड लिख दिया। अब आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों तार जो आप यहां से उठाए हैं यहां ले गए हैं, यही दोनों तार आप यहां भी ला सकते हैं। यहां लाने के लिए यहां लाने के लिए आपको क्या करना है, सीधे यहीं से आप जोड़ दीजिएगा। यहीं से आप ऐसे जोड़ देंगे, यहां से ऐसे, यहां आप लोड लिख देंगे ना, तब भी बात वही बनेगी। चाहे इधर लगा दीजिए चाहे इधर, तार चाहे आप यहां जोड़िए, वोल्टेज तो वही आएगा। इसलिए कोई कंफ्यूजन आप अपने मन में मत रखिए, कोई डायग्राम में लेकर के लोड हमेशा इधर क्यों लगाते हैं, इधर लगा लो, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया टर्मिनल वोल्टेज बीटी। टर्मिनल वोल्टेज बीटी कब मिलता है आपको, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। आर्मेचर जब घूमता है तो विद्युत वाहक बल पैदा करता है, लेकिन वह विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है वह हमको मिलता नहीं है, क्योंकि आर्मेचर स्वयं कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप उत्पन्न में से जब घटा देते हैं तो जो बचता है वो हमको यहाँ पर मिलता है, वही फील्ड को जाता है, वही लोड को जाता है। जो उत्पन्न होता है आर्मेचर में उसको हम लिखते हैं Eg। ई माने ईएमएफ, जी माने जनरेट, उत्पन्न विद्युत वाहक बल, Eg। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशन दिया है कि लोड रहित अवस्था में वोल्टेज 230 वोल्ट है। पहली कंडीशन बोल रहा है कि लोड नहीं लगा है। चलिए लोड हटा दीजिए, लोड नहीं लगा है तो आर्मेचर घूमेगा और विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। वह विद्युत वाहक बल कहाँ आएगा, फील्ड में जाएगा। तो अभी लोड नहीं है, लेकिन यह फील्ड जो है इसके लिए थोड़ा सा लोड का काम करेगी। फील्ड का रेजिस्टेंस आपको पता है कि ज्यादा होता है, टर्न ज्यादा लपेटे गए होते हैं, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है। ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से यह ज्यादा बड़े लोड का काम नहीं कर पाती है, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा लोड होता है तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। क्योंकि यह फील्ड एक अकेली फील्ड है, इसके पैरेलल में तो और कुछ जुड़ा नहीं है, ये एक अकेला फील्ड है और टर्न भी ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से इस फील्ड में बहने वाला करंट जो है वह बहुत ही कम होगा, बहुत कम मान का करंट होगा। तो लोड रहित अवस्था में आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप आप क्या देखेंगे, क्या होगा। लोड रहित अवस्था में आपको लोड रहित अवस्था में आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है। जब हमको आर्मेचर का, तो बी ए या आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आप लिख दीजिए ऐसे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप वी ए ऐसे लिख दिया, इक्वल टू क्या होगा, आई ए आर ए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस और आर्मेचर में बहने वाला करंट। अभी आर्मेचर में करंट मान लेते हैं हम आई ए है, तो ये आई ए करंट, लोड तो लगा नहीं है कुछ, तो यही आई ए करंट कहाँ जाएगी, सिर्फ इधर आएगी फील्ड में, कोई बंटवारा नहीं होगा, दो भागों में बंटना तो है नहीं। ठीक है, तो अब ऑलरेडी आपको पता है फील्ड का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड में बहने वाला करंट कम होगा। माने ये ज्यादा लोड का नहीं, एक बहुत ही हल्का लोड है। वजह केवल ये है कि इसका रेजिस्टेंस कम है, इसलिए इसका लोड बहुत कम है फील्ड का, तो इधर बहने वाला करंट बहुत कम मात्रा में होगा। जब आई ए कम होगा, ये वैल्यू बहुत कम होगी, तो आर्मेचर तो आपको पता है मोटे तार का बना होता है, तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस तो बहुत कम होगा। आर्मेचर का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो बहुत ही कम मान का वोल्टेज ड्रॉप आएगा। आप देखिए यहाँ पर आर्मेचर का रेजिस्टेंस दिया है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.1 ओम, 1 ओम भी नहीं है, 0.1 ओम। ये हर जनरेटर में होता है ऐसा, मोटे मोटे तार का कॉपर वाइंडिंग लपेटा जाता है, बहुत कम रेजिस्टेंस आता है। तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस जब बहुत कम आएगा तो लोड रहित अवस्था में वो जो 230 वोल्ट उत्पन्न करेगा वही 230 वोल्ट यहाँ पर आएगा, ये तब ये जो टर्मिनल वोल्टेज बीटी होगा ये यही 230 होगा, ये होगा 230 वोल्ट, यही 230 वोल्ट फील्ड को भी आएगा। ठीक है, माने कि ईजी हमारा रह जाएगा 230 वोल्ट। हम इस वोल्टेज को नगण्य मान लेंगे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, जो आर्मेचर ड्रॉप करेगा उतने वोल्टेज को हम नगण्य मान लेंगे। क्यों नगण्य मानेंगे, हमने बता दिया, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम है और आर्मेचर में बहने वाली करंट भी बहुत कम है। करंट केवल और केवल इस फील्ड की वजह से बह रही है और फील्ड का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसमें बहुत कम मान की करंट बहेगी। इसलिए
जब हम वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो जो आएगा वो बहुत कम आएगा, तो उतने वोल्टेज ड्रॉप को हम नगण्य मान लेंगे और सीधे सीधे बोलेंगे कि यहाँ टर्मिनल पर 230 वोल्ट मिलेगा। लेकिन अब यही कहानी चेंज हो जाएगी जब लोड लगा देंगे। तो लोड जैसे मैं इधर लगाऊंगा, लोड जैसे जब मैं लोड नहीं लगाया था तब 230 वोल्ट वो पैदा कर रहा था, वही 230 वोल्ट यहां भी पहुंच रहा था। जो इसमें ड्रॉप हो रहा था आर्मेचर में नगण्य मान का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, उसको हम मान ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करें, छोड़ दे रहे हैं। लेकिन जैसे हमने लोड लगा दिया, अब लोड लग गया तो लोड क्या करेगा, वो भी ज्यादा लोड होगा, ज्यादा करंट खींचेगा, अपनी तरफ ज्यादा करंट खींचेगा। अब यही आर्मेचर करंट दो भाग में डिवाइड हो गया। अब आर्मेचर के ऊपर लोड पड़ेगा और इससे ज्यादा मान की करंट बहेगी और यह दो भाग में इसकी करंट डिवाइड होगी। एक भाग इधर आएगा फील्ड की तरफ ISH और एक भाग इधर भागेगा लोड की तरफ, ये होगा IL, लोड की तरफ जाएगा। अब इस दौरान आर्मेचर में बहने वाला करंट, आर्मेचर में बहने वाला करंट शंट फील्ड करंट और लोड करंट दोनों का योग होता है, क्योंकि हम आपको बताए हैं IA = ISH प्लस IL। ठीक, अब लोड जैसे लगा दिया तो लोड की तरफ तो करंट ज्यादा बहने लगा, तो जिसकी वजह से IA शंट फील्ड में तो करंट जितना पहले बह रहा था उतना अभी भी बहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन लोड की तरफ करंट बढ़ गया तो क्या होगा, जो आर्मेचर करंट आ गया वो ज्यादा आ जाएगा। इस बार जब आर्मेचर करंट ज्यादा आ जाएगा तो अब वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा, यहाँ ज्यादा मान का वोल्टेज ड्रॉप करेगा आर्मेचर, यानी कि उत्पन्न 230 हो रहा है, लेकिन अब यहाँ टर्मिनल पर जो है 230 आपको नहीं मिलेगा। अब टर्मिनल पर आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप आपको घटाना पड़ेगा उत्पन्न में से, तब जो प्राप्त होगा वह मिलेगा टर्मिनल पर। तो यही बता रहा है कि लोड सहित अवस्था में 220 वोल्ट है, जब लोड लगा देते हैं तब टर्मिनल पर वोल्टेज 220 हो जाता है। तो अब लोड लगा दिया है हमने तो इस वोल्टेज को हम लिख देंगे 220 वोल्ट, और जब वह विदाउट लोड चल रहा था तब 230 वोल्ट। तो हमें लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा 10 वोल्ट का डिफरेंस कहां हो रहा है। यह 10 वोल्ट का डिफरेंस हो रहा है आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप। शुरू में आर्मेचर में करंट केवल शंट फील्ड की वजह से बहती थी, इसलिए शंट फील्ड में बहुत कम मान का करंट भी बहता है, इसलिए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होता था, तो उसको हम नगण्य मान देते थे। लेकिन बाद में जब लोड लगा दिए तो करंट बढ़ गया, आर्मेचर करंट बढ़ गया, तो आर्मेचर द्वारा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, जिसके कारण उत्पन्न वोल्टेज में से आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप घटा देंगे, जो मिलेगा वह टर्मिनल वोल्टेज ये VT कहलाएगा। तो लोड पर ये 220 वोल्ट VT हो जाएगा और उत्पन्न 230 हो जाएगा। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब पूछ दिया क्या है, फील्ड प्रतिरोध 100 ओम, यानी कि ये सब मिटा दे रहा हूं, इतना समझाने के लिए बोला हूं। इतना बेहतरीन तरीका से YouTube पे कोई भी वीडियो में आपको कोई समझाएगा नहीं, और अभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब फील्ड प्रतिरोध आपका है, ये फील्ड प्रतिरोध RSH = कितना दिया है 100 ओम, और क्या दिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है RA = 0.1 ओम लिख दिया। आर्मेचर करंट की गणना करनी, IA, यही आर्मेचर करंट IA पता करना है। अब IA पता करने के लिए IA बराबर क्या होता है, IA बराबर आप ऐसे लगा सकते हैं, अगर लगा ले ISH प्लस IL। ठीक है, माने आर्मेचर करंट IA बराबर शंट फील्ड में जो करंट बह रही है और लोड में जो करंट, दोनों का योग कर दीजिए। लेकिन अब अगर आपको इतना कर पाए तो कर सकते हैं, बहुत आराम से लग जाएगा। अब देखिए शंट फील्ड का करंट तो पता चल जाएगा, ISH बराबर V/RSH, वोल्टेज कितना रहेगा 220, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ वही यहाँ भी रहेगा, 220/RSH 100 रख दिया हमने, प्लस लोड करंट IL बराबर हो जाएगा, यहाँ भी वोल्टेज वही VT रहेगा, तो 220 बटा लोड का रेजिस्टेंस कहीं दिया है क्या, लोड का रेजिस्टेंस तो कहीं दिया ही नहीं है, देखिए कहीं नहीं दिया है। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए तरीका, फिर इस तरह से नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस दिया नहीं है।
लोड का पावर भी नहीं दिया है, इतने पावर का लोड दिया है। अब क्या करिए, आप जो है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालिए। अब मैं तरीका बता रहा हूं आपको। उत्पन्न वोल्टेज है 230 और टर्मिनल वोल्टेज है 220, तो आर्मेचर कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है भाई? 230 उत्पन्न हुआ लेकिन मिल रहा है हमको 220 टर्मिनल पे, तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट का हो रहा है ना। यहां पर आप सीधे लिखिए आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू कितना हो जाएगा? 230 माइनस 220 इक्वल टू 10 वोल्ट। ये निकल गया आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, फार्मूला आपके पास होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप का कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बराबर होता है बी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बी ए बराबर होता है आई ए इंटू आर ए, ये होता है। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप आपको पता चल गया कि 10 वोल्ट ये हो रहा है बराबर आई ए, आर्मेचर करंट हो गई। और आर्मेचर का रेजिस्टेंस आपको दिया है 0.1 ओम, 0.1 ओम। तो आइए निकाल लीजिए, आइए इक्वल टू हो गया 10/0.1 बराबर 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, 10 से नीचे गुणा कर दीजिए तो ये भी 10 हो जाएगा, एक पे दशमलव लग जाएगा तो बचेगा 1, मतलब कुछ नहीं, यहाँ बचा 100 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा 100 एम्पियर। अब बहुत ही आसानी से देखिए, इस फिगर को समझाने में इतना समय आपको लगा है, अगर आप समझ गए तो न्यूमेरिकल तो बहुत बस 2 मिनट का था। ये एग्जाम में आ सकता है आपके, कितना देर लगा लगाने बताइए? कुछ नहीं लगा। तो ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है, केवल समझना कठिन था। अगर आप समझ गए हैं तो इसको बहुत ही आसानी के साथ लगा पाएंगे। तो ठीक है, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल और ले रहा हूं और वो भी सॉल्व करा देता हूं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर ये दूसरा एग्जांपल है, इसको सॉल्व करिए। देखिए, डीसी शंट जनरेटर 240 वोल्ट पर 96 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करता है। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। ये हमने आर्मेचर ले लिया, थोड़ा हो सकता है आप लोगों को बैकग्राउंड में एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा हो, तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि इतना पीसफुल माहौल मिल नहीं पाता है और रात को 12 बजे 1 बजे उठ करके वीडियो बनाना भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। कुछ दिन ट्राई तो किया लेकिन हो नहीं पाता है, नींद भी आती है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग। चलिए, ये देखिए हम फील्ड ले लिए, अब क्या क्या दे रहा है, इधर लोड भी लगा लीजिए। लोड हो गया। अब शंट जनरेटर 240 वोल्ट पर 96 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करता है। 96 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करने का मतलब क्या हुआ कि लोड लगा हुआ है, मतलब 96 एम्पीयर बहुत ज्यादा करंट होती है, मतलब लोड लगा हुआ है। तो ये लोड लगा हुआ है, 96 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करता है। इसका मतलब एक डीसी शंट जनरेटर 240 वोल्ट पर 96 एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान करता है। टर्मिनल वोल्टेज आप कितना लिख लेंगे? VT इक्वल टू 240 वोल्ट, और कुल कितना एम्पीयर विद्युत धारा प्रदान कर रहा है? 96 एम्पीयर। इसका मतलब क्या है कि जो आप टोटल करंट है आर्मेचर, सारा देखिए, सारा लोड आर्मेचर के ऊपर ही पड़ता है। लोड जब बढ़ेगा ज्यादा करंट लेगा, ज्यादा करंट का लोड कहां पड़ेगा? आर्मेचर के ऊपर ही। फील्ड तो फिक्स है, फील्ड का रेजिस्टेंस ज्यादा है, जितना करंट उसको लेना है वो हमेशा ले रही है, उससे लोड के कम या ज्यादा होने से इस फील्ड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, क्योंकि ये फील्ड पैरेलल में लगी है। अच्छा, तो ये आर्मेचर करंट IA इक्वल टू कितना दिया है? 96 एम्पीयर। टोटल 96 एम्पीयर की करंट चल रही है। और क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध 0.15 ओम। आर्मेचर रेजिस्टेंस लिख लीजिए, RA इक्वल टू 0.15 ओम।
और क्या दिया है, शंट फील्ड प्रतिरोध RSH इजकल टू कितना हो गया 60 ओम। देखिए हमेशा इसका रेजिस्टेंस कोई भी एग्जांपल में देखिएगा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा 60 ओम, इसका देखिए 0.15 ओम, पिछले एग्जांपल में भी दिखाया था 0.1 ओम। तो आर्मेचर मोटे तार का रहता है इसलिए इसका रेजिस्टेंस हमेशा कम रहेगा। और ब्रश कांटेक्ट वोल्टेज आप 2 वोल्ट, तो ब्रशों की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 वोल्ट, माने एक ब्रश 1 वोल्ट ड्रॉप कर रहा होगा तो 2 ब्रश लगे होंगे 2 वोल्ट है। पूछ रहा है आर्मेचर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, आर्मेचर करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पूछ रहा है आर्मेचर करंट पूछ रहा है, तो आर्मेचर करंट तो हमने यहां लिख दिया पहले 96 एम्पियर, तो इसका मतलब हमने कुछ गलत लिख दिया। एक डीसी शंट जनरेटर 240 वोल्ट पर 96 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करता है। 96 एम्पियर विद्युत धारा, इसका मतलब लोड को प्रदान कर रहा है वो 240 वोल्ट पर। टर्मिनल वोल्टेज जो है 240 वोल्ट है, ठीक है, और ये 96 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान कर रहा है ये लोड को प्रदान कर रहा है, ये IL करिए, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे आंसर थोड़े ना दे देगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का हो गया, इसलिए हमने वहां आर्मेचर करंट डायरेक्ट लिख दी, क्योंकि इसने लिखा 96 एम्पियर विद्युत धारा प्रदान करता है, तो हमको लगा कि 96 एम्पियर इसका कुल करंट है, माने आर्मेचर का कुल करंट, लेकिन ऐसा नहीं है। 96 एम्पियर है, लोड को प्रदान कर रहा है, ये लोड करंट आपकी हो जाएगी IL, जो यहां चलेगा IL इजिकल टू 96 एम्पियर। अब आर्मेचर करंट ही 2 भाग में डिवाइड होती है, एक भाग इधर जाता है और एक भाग इधर जाता है। तो जो भाग इधर जाएगा ये होगी आपकी ISH, अब और ये आर्मेचर करंट होगा IA। तो IA बराबर हम लिख सकते हैं ISH प्लस IL। IL दिया ही हमको 96 एम्पियर, केवल ISH पता चल जाए, शंट फील्ड में कितना करंट पता चल बह रहा है। तो बराबर हम ISH बराबर क्या लिख सकते हैं, VT अपान RSH, VT अपान RSH, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। तो VT हमको कितना दिया है 240 वोल्ट बटा शंट फील्ड का रेजिस्टेंस 60 ओम है, ये कट गया 6 चौके 24 बराबर आ गया 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, सॉरी 1 मिनट, ये तो हो गया इसका शंट फील्ड का रेजिस्टेंस, बाकी आप इसमें प्लस ये वाला करिए, IL आप किए रहिए IL। तो बराबर से हम काट बराबर हो जाएगा, ये काटने के बाद बचा 4 प्लस IL हमारे पास है 96 एम्पियर, तो टोटल कितना हो गया 100 एम्पियर। ये आंसर आ गया आपका आर्मेचर करंट का 100 एम्पियर। यही 100 एम्पियर 2 भाग में डिवाइड हो रही है, 96 एम्पियर इधर चला जा रहा है, 4 एम्पियर शंट फील्ड की तरफ आ रहा है। तो यहां से आप यह भी देख सकते हैं कि शंट फील्ड की तरफ बहुत कम करंट आ रही, 4 एम्पियर आ रही, ज्यादा मैक्सिमम करंट उधर जा रही है। तो अब इसका रीजन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यह पतले तार की ओर अधिक लपेट वाली होती है। एक आंसर आ गया आपका। दूसरा आंसर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है, मतलब कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। तो कुल उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए आपको जो ये टर्मिनल वोल्टेज दिया गया है VT, तो ये तो पता ही है। अब VT यहां जो उत्पन्न होता है आपको वो तो मिलता नहीं है, मिलता क्या है, उत्पन्न में से आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप को घटा दीजिए, जो बचता है वही यहाँ टर्मिनल मिलता है। तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप पता कर लीजिए, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और जो टर्मिनल पर मिला है वो दोनों जोड़ देंगे तो उत्पन्न वाला हमको पता चल जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं EG इजिकल टू E जनरेटेड इजिकल टू VT प्लस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। बराबर VT कितना दिया गया है 240 रख दिया, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाएगा IARA बराबर 240 प्लस IA, आर्मेचर करंट पता होगा ये ना नीचे 100 एम्पियर गुणे RA 0.15 बराबर 240 प्लस
अब इसमें 15 से गुणा कर दीजिए तो 1500 हो जाएगा। 100 में 15 से गुणा कर दीजिए तो हो गया ये 1500। और 2 अंक पे दशमलव लगा, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो बचा कितना 15। तो 240 10 50 5 55 255 वोल्ट इसका ये जनरेट करेगा और 240 वोल्ट टर्मिनल पर मिलेगा। मतलब 15 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। तो चलिए ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो इसके बाद जो है एक न्यूमेरिकल मैं और डिस्प्ले कर दे रहा हूं और उस न्यूमेरिकल को आप घर से लगा करके उसका आंसर आप हमको बताएंगे। उसका आंसर कमेंट में लिखिएगा जरूर। चलिए तो मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आप सबके सामने स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को घर से करके दिखाइएगा हमको आंसर इसका। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, लास्ट में थर्ड वाला जो पूछा गया ताम्र क्षति, तो ताम्र क्षति आप नहीं निकाल पाएंगे। अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ, ताम्र क्षति को छोड़ दीजिएगा ताम्र क्षति। बाकी ये आप आर्मेचर करंट और उत्पन्न विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस 1 मिनट के अंदर इसका आंसर आ जाएगा अगर लगाएंगे ही तो, अगर वाकई आप पढ़े होंगे तो चलिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वाकई समझ में आया है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन या जो भी अभी हम पढ़ाए हैं ये समझ में नहीं आया है। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। अभी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र। तो चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए।